तो आज के इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं सीए फाउंडेशन सितंबर 2025 के एक टॉपर्स की कॉपी के बारे में। ये कॉपी आपको इतना कुछ सिखाने वाली है कि आप अपने जनवरी 2026 के एग्जामिनेशन में कमाल लेवल पर प्रेजेंटेशन करके एक बेहतर मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, एक बच्चा जब 321 मार्क्स अचीव करता है तो आपका फोकस कहाँ जाना चाहिए? यार लॉ में सिर्फ 65, अकाउंटेंसी में 80, मैथ्स में 83, इकोनॉमिक्स में 93। तो ये लॉ में जो 65 मार्क्स है, क्या एग्जामिनर ने इंटेंशन नंबर कट करे? मैंने कहा नहीं, ठहरो जरा, है ना, ध्यान से सुनना। यहाँ पे नंबर कट नहीं हुए, नंबर क्यों नहीं मिले हैं, इसके पीछे कॉज क्या है, इस पर बात करेंगे। साथ के साथ इस पूरे सेशन के थ्रू आपको ये भी समझ पड़ जाएगा बड़े सुकून से कि ये बच्चा भी 80 मार्क्स तक जा सकता था, इसकी गलती है, इसमें ध्यान देना। और आप जब अपना पेपर लिखने वाले हैं, आपको किन बातों का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है अपना आंसर प्रेजेंट करते हुए। इस बच्चे ने क्या मिस्टेक की है, टॉपर की कॉपी होते हुए भी मिस्टेक है, आप वो मिस्टेक नहीं करेंगे सो दैट आप लॉ जैसे पेपर में 80+ मार्क्स इजीली स्कोर कर पाए। और अब ये स्कोर कर पाए, इसमें एक कंट्रीब्यूशन और देता हूं। 11 तारीख सुबह 11 बजे, है ना, इसी 11 जनवरी को सुबह 11 बजे हम 50 मार्क्स का फुल ऑफ बिजनेस लॉ का एक कंप्लीट रिवीजन भी करवा रहे हैं आपको। आनंद उठाइए। आइए शुरुआत करते हैं। ध्यान दीजिए, सबसे पहले चेक करते हैं कि क्या जो पेपर हमें कॉपी मिलती है उसको जो फ्रंट पेज है, क्या बच्चे ने टिक लगाए? क्या हमने कहा हाँ जी लगा रखे। क्वेश्चन नंबर 1 अटेम्प्ट करा, 2 अटेम्प्ट करा, 3 को स्किप करा। आपको पता है सीटीसी क्लासेस पे हम जब गाइडेंस दे रहे होते हैं, हम ये हमेशा बात बोलते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 और 5 को एक बार रीड कर लो, दोनों में से जो लग रहा है ना, छोड़ सकते हो। तो बच्चे ने 3 छोड़ा। क्वेश्चन 5 4 अटेम्प्ट किया, 5 अटेम्प्ट किया, 6 मतलब सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट हुए हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपके लिए बताने वाला हूं वो ये है कि बच्चे ने ध्यान देना, क्या कोई क्वेश्चन ऐसा रहा जहां पे बिजनेस लॉ में उसको फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स मिले हैं? एक आध क्वेश्चन तो होगा, मैंने कहा नहीं है। समझो, एक टॉपर की कॉपी में भी एक क्वेश्चन भी ऐसा नहीं है जिसमें उसको फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स मिले। देखते हैं एक बारी, ध्यान दो। 3 में से 1.5, 4 में 0.45, 7 में 4, 6 में 3, है ना, दिख रहा है। 6 में 4 मिल गया है, 4 में 3 मार्क्स मिले हैं, 7 में 5.5 मिले, 6 में 5 मिले हैं, 3 में 2.5 मिले। ध्यान दो, 3 में 2.5 मिला है, हाँ मिला है, बट 3 फिर भी नहीं मिले हैं। कमाल है जी। 4 में 3.5 मिला है, लेकिन 4 में 4 फिर भी नहीं मिले हैं। 6 में 5 मिला है, 7 में 5, 6 में 5.5 मिला है, लेकिन 6 फिर भी नहीं मिले हैं। तो क्या ये सिर्फ एग्जामिनर के एंड से मिस्टेक है? मैंने कहा नहीं यार, समझो कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जहां पर प्रेजेंटेशन को और बेहतर बनाया जा सकता है, नंबर लाए जा सकते हैं। इस पूरी कॉपी के एनालिसिस में ये एक सर्टिफाइड कॉपी है, ध्यान से सुना, सर्टिफाइड कॉपी, क्योंकि सितंबर 25 की ही है, तो जैन 26 आपके अटेम्प्ट के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। समझिए, तो हम क्या करने वाले, हम आपको 2 क्वेश्चन को ऑर्डर से ध्यान से समझाएंगे। पहला क्वेश्चन नंबर 1, क्योंकि ये कंपलसरी क्वेश्चन होता है, आपको भी आपके अटेम्प्ट में ये पेपर में अटेम्प्ट करना ही पड़ेगा। इस क्वेश्चन में क्या हुआ, कैसे मार्क्स मिले, कहां मार्क्स कट हुए, क्या बेहतर करा जा सकता था। फिर एक क्वेश्चन नंबर 4 जहां पर 20 में 8.5 मार्क्स मिले हैं, इस पर भी बात करेंगे। बाकी फुल ऑफ फुल तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आइए मेरे साथ, क्योंकि ये देखो 4 में 3.5 मार्क्स बेहतरीन मार्क्स है, सिर्फ आधे नंबर कटे हैं ना। आइए जरा चेक करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 के ए में 3 नंबर में 1.5, 1 के ए के सेकंड में 4 नंबर में 0.5 और दिखाता हूं, ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 1 के ए में फोकस के साथ सुनना, समझना, है ना। क्वेश्चन नंबर 1 का ए कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का क्वेश्चन होता है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन होता है। लिखने का पैटर्न आज की डेट में दुनिया में, भारत में सारे बच्चों ने पता है, इंफॉर्मेशन बहुत भर भर के है कि प्रोविजन लिखो, फैक्ट लिखो, एनालिसिस लिखो, कंक्लूजन लिखो। प्रोविजन में सेक्शन लिखना सीए फाउंडेशन लेवल पे कंपलसरी बिल्कुल नहीं है, ऐसा आईसीआई खुद कहता है। तो क्या कर रास्ता है, एज पर द रिलेवेंट प्रोविजन ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, ऐसा करके लिख दो, कोई नंबर नहीं काट पाएगा इस बात के। तो कैसा लिखा है इस बच्चे ने, एज पर द रिलेवेंट प्रोविजन ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, मतलब सही लिखा है, कोई चैलेंज नहीं है। आगे बढ़ जाओ। ये लिखने के बाद उसने यहाँ पर प्रोविजन को एक्सप्लेन किया कि भाई साहब प्रोविजन में क्या है, हमने कहा हाँ जी बिल्कुल करा। आगे बढ़ते हैं। फिर क्या उसने फैक्ट ऑफ द केस लिखा, मैंने कहा हाँ जी बिल्कुल लिखा। देखो ना, इन द इंस्टेंट केस ये लाइन लिखी जाती, बच्चे ने लिखा। इंस्टीट्यूट ने कहा हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। आगे बढ़े। क्या उसने कंक्लूजन लिखा, मैंने कहा हाँ यार कंक्लूजन में लिखा दिख रहा है। Thus, the revocation of said agency by Mr. जो भी नाम है was not lawful and valid।
हमने कहा यार इसमें 1 के ए में नंबर कितने मिले हैं, चेक करो 1 के ए के फर्स्ट पार्ट पे 3 में से 1.5 ना। प्रश्न ये है कि यदि सारी चीजें सही थी, ध्यान सुना यहाँ पे लर्निंग है आपके लिए, यदि सब कुछ सही है तो नंबर क्यों नहीं है। मैंने कहा बात बड़ी सिंपल है, ध्यान दो कैसे नंबर मिले हैं। नंबर कैसे मिले प्लीज फोकस करिए अच्छे से। यहाँ पे 1 के ए 1 स्टेप 2 में 0.5 मिला है ना, ध्यान देना। 1 के ए स्टेप 1 में 1 मिला है, तो टोटल ये हो रहा है 1.5 और यहाँ पर कितने मार्क्स मिले हैं 1.5। 3 नंबर में 1.5 नंबर। क्या एक्स्ट्रा कर सकता था बच्चा, मैंने कहा शायद एग्जाम्पल कोड कर सकता था, शायद क्वेश्चन में जो रिक्वायर्ड चीजें हैं उनको मेंशन कर सकता था, शायद एक्सप्लेनेशन को और बेहतर कर सकता था इंक्लूडिंग एग्जाम्पल्स। ये पॉसिबिलिटी है हाईएस्ट लेवल पे, इससे ज्यादा कुछ नहीं। मतलब जो आपने सीख रखा है आधा अधूरा, हमेशा ध्यान रखिए, मैं एक बात हमेशा बोलता हूँ कि एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन बनते हैं किससे बनते हैं, कंसेप्ट से बनते हैं। आप मिस्टेक क्या कर रहे हैं, आप हजार क्वेश्चन करने की कोशिश कर रहे होते हैं। इन जनरल बच्चों की बात करूं, बैच के बच्चे हमारे ऐसे नहीं होते, क्योंकि वहां उनको बहुत अच्छे से क्लैरिटी होती है किस बात की, कि हम ये समझें कि क्वेश्चन कंसेप्ट से आते हैं। जब वह डायरेक्ट क्वेश्चन हो, चाहे केस हिस्ट्री बेस्ड हो, चाहे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन हो, कंसेप्ट उसका सोर्स है ना। अब ये कंसेप्ट में मिस्टेक है थोड़ी बहुत, जहां पर बच्चे को 1 नंबर फिर भी दिया गया, लेकिन कंक्लूजन पार्ट पे एनालिसिस होता है जो कि प्रोविजन और फैक्ट को कंक्लूड करके लिखा आता है। बच्चे ने डायरेक्टली आंसर कोड करने की कोशिश करी, इंस्टीट्यूट ने 0.5 मार्क्स दिए बस। क्या हो सकता था बताता हूं। प्रोविजन और फैक्ट में यहां पर 1.5 मिलता और यहां पर 1.5 मिलता, तो बच्चे के 3 नंबर होते। कितने में से, मैंने कहा आउट ऑफ 3 मार्क्स मिलते। ध्यान दो, तो इंस्टीट्यूट ने क्या करा, 1.5 में 1 मार्क्स दे दिया, लेकिन इस 1.5 में सिर्फ 0.5 दिया है। मतलब साफ है मीनिंग डेफिनेशन में कहीं गड़बड़ नहीं हो रखी है, एनालिसिस और कंक्लूजन में इश्यू आया है, ध्यान रखिएगा। अब इधर आइए 1 के सेकंड में कृपया ध्यान दीजिए। एज पर द रिलेवेंट प्रोविजन ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट, बढ़िया लिखा गया, क्वाजी कॉन्ट्रैक्टर सब कुछ लिखा गया, एक्सप्लेन किया गया, ये प्रोविजन हो गया, ये फैक्ट ऑफ द केस हो गया, सारी बातें कितनी अच्छी लग रही हैं, है ना। फैक्ट ऑफ द केस हो गया, मिस्टेक कहाँ है, फैक्ट ऑफ द केस हो गया, कंक्लूजन भी हो गया। कई बार बच्चा बोलता है कि सर स्टेप मार्क्स मिलता है कि नहीं, देख लो यार 0.5 मिला हुआ है, मतलब स्टेप मार्क्स है। जिस कंसेप्ट में ही गड़बड़ हो, मतलब समझ रहे हो समझ रहे हो ना, यहाँ जो कंसेप्ट लिखा गया वही गलत है, बट अब कंक्लूजन फिर भी सही निकला। मतलब ऑब्वियस सी बात है, प्रोविजन फैक्ट और कंक्लूजन चलता है, कंक्लूजन में जो बताना था वही बताया गया है, तो मार्क्स देती है इंस्टीट्यूट ने 0.5 ले ले, बड़ा खुश रहे। तो 1.5 में 0.5 मिल गया, लेकिन क्योंकि यही गड़बड़ थी तो नंबर नहीं आए, है ना। क्योंकि देखो समझना ये है, क्वेश्चन की डिमांड क्या है वो आंसर लिखना है, ना कि हमें जो पता है वो लिखना है। इसका भी एक बहुत बढ़िया एग्जांपल दिखाऊंगा मैं आपको। आगे बढ़िए, 1 का भी अगेन पहले एक बार देख लेते हैं। 1 के बी में क्या हुआ है, 1 के बी में 7 मार्क्स में 4 मार्क्स मिले हैं, ठीक है ना, 7 में 4 मार्क्स। आइए जरा, एज पर द कंपनी एक्ट 2013, कंपनी मीन्स, कंपनी को डिफाइन किया गया बहुत खूबसूरत तरीके से, हेंस कंपनी इज एन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। फिर कॉमन सील को भी डिफाइन किया गया, कॉमन सील में क्या बातें हैं। अब इन द इंस्टेंट केस, कृपया ध्यान दें, इन द इंस्टेंट केस of Mrs. Beta Limited, company can authorize by using the above two means. Using the above two means मतलब सारी बातें ठीक थी, 7 में 4 मार्क्स दिए गए। सर 7 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है, आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है कि इंस्टीट्यूट आपको ऐसी नंबर दे देगा? कभी नहीं देगा, याद रखिए, अनटिल अनलेस कि आपने अगर डायरेक्ट नेचर क्वेश्चन जा रहा है तो एग्जाम्पल्स कोड ना किए हो। एग्जाम्पल्स मस्ट है। प्रॉब्लम कहाँ है कि जब आप रीडिंग कर रहे हैं, ध्यान दीजिए, अपने बारे में एक बार विजुअलाइजेशन में डालिए। एग्जाम्पल्स के आईसीआई मॉड्यूल वाले आपने कभी लिख के प्रैक्टिस करें? अगर करे हैं, एग्जाम में 7 मार्क्स का क्वेश्चन बन रहा है, एग्जाम्पल कोड करना कंपलसरी मान लीजिए, डायरेक्ट क्वेश्चन में स्पेशली। तो यहाँ पे 7 में 4 इस वजह से मिले, 2 नंबर यहाँ पर है, 2 नंबर यहाँ पर है, टोटल 1 के बी में 4 मार्क्स। समझ रहे हो ना, 7 नंबर का क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं, 1 के सी में 6 में से 3 मार्क्स मिले हैं, आइए वो भी एक बार देख लेते हैं फटाफट से। 1 के सी में 3 मार्क्स, एज पर द रिलेवेंट प्रोविजन ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 पार्टनरशिप का क्वेश्चन। अब आपने बताया कि क्या क्या प्रोविजन है, बहुत जबरदस्त तरीके से बताया क्या क्या प्रोविजन है। एनालिसिस एंड कंक्लूजन क्या खूबसूरत तरीके से लिखा है, सारी बातें बहुत शानदार गई हैं।
नंबर भी ओके ओके मिला हुआ है, बट अगेन मेरा पार्ट वही आपको बताना, यदि आपका पेपर में जो क्वेश्चन आ रहा है वो 6 to 7 मार्क्स का है, एग्जाम्पल कोड करने पड़ेंगे या फिर जो प्रोविजन लिख रहे हैं उसको थोड़ा और एक्सप्लोर करना पड़ेगा और ज्यादा लिखना पड़ेगा। शॉर्ट हैंड नहीं यूज कर सकते, ध्यान रखिएगा, है ना, शॉर्ट हैंड नहीं यूज कर सकते। अब जैसे बच्चे ने लिखा, हाउएवर नॉन रजिस्ट्रेशन पुट्स अ परचुएंस प्रेशर ऑन फर्म एज इट डिटरमाइन्स सर्टेन राइट्स एज, क्या राइट्स है ये बताया, हाउएवर इट इज सब्जेक्ट टू सर्टेन एक्सेप्शन। अब ये मेरे भाई मुझे बताओ जो आप ये कीवर्ड लिख रहे हैं इनको अंडरलाइन कौन करेगा, कौन करेगा अंडरलाइन, कहीं अंडरलाइन नहीं है, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सीए कैटेगरी में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है इनका, आप बेहतर लिख रहे हैं, सही लिख रहे हैं, मेक श्योर कि उनको अंडरलाइन करते रहना है। ये की पॉइंट नोट करते रहो, बाद में आपने मुझे चैट बॉक्स में बताना है कि क्या क्या पॉइंट्स आपने नोट करे, क्या क्या सुधार हो रहा है, क्योंकि अगर सिर्फ सुन रहे हो तो इन्फॉर्मेशन है, कुछ वक्त बाद खत्म हो जाएगी। पेपर 20 तारीख को शेड्यूल्ड है, अभी बहुत सारा दिन है, पूरे 8-10 दिन बाकी हैं। 8-10 दिन पहले मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि अपनी लॉ का पेपर आंसर शीट ऐसे लिखनी है तुम्हें। तो जैसे मैंने बताया, कीवर्ड्स को अंडरलाइन करना, एग्जाम्पल्स कोट करना, रिलेवेंट प्रोविजन में कितना रिक्वायर्ड है बेस्ड ऑन क्वेश्चन, जैसे क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट का प्रोविजन गलत दिखा, क्वेश्चन की डिमांड कुछ और थी, लिखा कुछ और, नंबर नहीं मिले, कंक्लूजन में 0.5 मिला, मतलब 3 से 4 नंबर में आधा नंबर, बहुत तकलीफ देता है दोस्त, समझ रहे हो ना। ये नोट करते रहो कॉपी में, बाद में मेरे को चैट बॉक्स में बताना, क्योंकि आप बताओगे तो आपको भी याद रहेगा, हाँ ये बातें हैं जिसको एग्जाम में ध्यान रखना है। नोट करते रहिए कॉपी में। आगे बढ़ जाते हैं, अब देखते हैं एक और कॉपी में एक और क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन दिखाने वाला हूं, आओ जरा मेरे साथ। क्वेश्चन नंबर 4, ये मेरा फेवरेट वन है, क्यों, यहाँ पर निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 का एक ही क्वेश्चन आता है डायरेक्ट नेचर का 7 नंबर में। क्वेश्चन नंबर 4 का भी ये निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का फिक्स क्वेश्चन यहाँ पर रहेगा, 7 मार्क्स का डायरेक्ट क्वेश्चन। इससे ज्यादा खूबसूरत और क्या होगा। सो नहीं, एक बार सोच के देखो कि यार जो चैप्टर 14 ही नंबर का है उसमें से 7 नंबर, मतलब आधा चैप्टर क्वेश्चन नंबर 4 के बी में आ रहा है, तो ये तो तुम्हारी जिम्मेदारी है ना, इसको सॉल्व कर लो। अब इस बच्चे ने गड़बड़ क्या की वो दिखाता हूँ, आओ बहुत मजा आएगा। पहले चेक करते हैं, नहीं इस बच्चे के लिए, इस बच्चे को लग रहा होगा सर क्या कर रहे हो, बट ये बच्चा सीए इंटरमीडिएट में है, कमाल कर रहा होगा, आई एम वेरी श्योर ये बच्चा इससे एक लर्निंग लेके जाएगा, सीए इंटरमीडिएट में डेफिनेटली रैंक लेके आएगा, ऐसा मेरा भरोसा है। अब आ जाओ 4 में 3.5, क्या कमाल के नंबर है, मतलब ये कह सकते हो कि ये खूबसूरत नंबर है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। आइए जरा 4 का एक बार चेक करते, बच्चे ने प्रेजेंटेशन कैसे दी है, क्या इसमें कुछ और बेहतर कर सकते थे क्या, मैंने कहा नहीं, इधर आओ। एज पर द रिलेवेंट प्रोविजन ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, आप देखो राइटिंग बहुत कमाल की नहीं है, नंबर फिर भी आ रहे हैं, है ना। ऑर्डर भी बच्चे ने क्वेश्चन नंबर 6 से शुरू किया था, ये भी नोट कर लो, क्वेश्चन नंबर 6 से, बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं, स्टिल वो 90 मार्क्स तक पा जाते हैं। तो ये कहना कि क्वेश्चन नंबर 1 से ही शुरू करते हैं, ऐसा कुछ रूल नहीं है, बट ऑर्डर फिर भी फॉलो करना पड़ता है। एज पर द रिलेवेंट प्रोविजन ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, ऑफर इज डिफरेंट फ्रॉम इन्विटेशन टू ऑफर, कमाल लिखा। अब एन इन्विटेशन टू ऑफर इज नॉट द, पूरा बताया है ना, which offer is to made, it is an act present of making an offer, बहुत बढ़िया। फिर बच्चे ने ऊपर प्रोविजन हो गया है ना, ध्यान दीजिए ध्यान दीजिए ध्यान दीजिए, प्रोविजन हो गया, फिर नीचे फैक्ट ऑफ द केस हो गया, इन द इंस्टेंट केस, ये सब लाइनें हैं, हर आंसर में आप लिख सकते हैं, एज पर द रिलेवेंट प्रोविजन इन द इंस्टेंट केस। आगे बढ़िए, अब क्वेश्चन की एक कंप्लीट समरी दे दी बच्चे ने कि ये चीजें हैं, है ना। और देखते हैं जरा इसमें कंक्लूजन का पार्ट कहाँ है, यही तो होना चाहिए। डिनाइड टू मेक एन ऑफर द ग्राउंड दैट सेल्फ, ओके 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 ओके। अब देखो अलग सेपरेट पता नहीं चल रहा कंक्लूजन कहाँ है, क्या अलग से लिख रखा है क्या, नहीं यही है। यस 4 में 4 आ सकते थे बच्चे, 4 में 4 से थे, बच्चे ने सिंपली लिख दिया, इन द इंस्टेंट के व्हेन एक्स वाइड परचेज गुड्स इन कॉस्मोल वाज डिनाइड बाय द कैशियर टू नॉट एक्सेप्ट द प्राइस ऑफ द हाईएस्ट पेमेंट is valid and hence Cosmo Mall can't be compelled to sell the, जो भी लिख रखा हो, ground that self service system act as an invitation to offer। अब देखो ये 4/4 मिल सकते थे 2 पार्ट पे, पहला अगेन अंडरलाइन मिसिंग है, दूसरा कंक्लूजन को सेपरेट नहीं करा गया, सेपरेट नहीं किया गया। इंस्टिल सोचो कि एग्जामिनर ने पूरी दिमाग लगाया, कहा ले बेटा 4 में 3.5 नंबर ले जा,
कंक्लूजन अलग से नहीं है, उस लिखा सही है बच्चे ने तो नंबर भी पूरे दिए, बट 4 आउट ऑफ 4 मार्क्स हो सकते थे। आते हैं बेहतरीन से सवाल पे, यहाँ पर भी ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। 4 के ए का सेकंड क्वेश्चन सेम ऐसे ही है, कंक्लूजन में प्रॉब्लम है, कंक्लूजन मिस्टेक किया तो नंबर गए। अब आते हैं द फेवरेट वन, जो मैंने आपसे बोला था अभी, कृपया यहाँ ध्यान दें। बच्चे 65 मार्क्स आए हैं ना इमेजिन करो कि अगर बच्चे को 7 आउट ऑफ 7 यहाँ भी मिल जाता तो 65 और 7, अरे 70 प्लस बच्चा निकल गया ना, और ये मिल जाता था बड़े सुकून से। बट हमेशा बोलता हूँ कि बिजनेस लॉ में इट्स अ गेम ऑफ पेशेंस, कि बहुत पेशेंस के साथ, कामनेस के साथ, स्पीड और एक्यूरेसी पर ध्यान दिया जाए। आइए जरा, 7 मार्क्स में 0 मार्क्स मिले हैं, है ना, इसको बताना बहुत जरूरी है क्योंकि आपके लिए बिगेस्ट लर्निंग होगी। पेपर में ये क्वेश्चन आया 7 नंबर में, मैंने क्वेश्चन भी ले रखा है, देखो जरा। Negotiable instrument is an instrument which is freely transferable from one person to another by mere delivery or by endorsement and delivery. Classify the different types of negotiable instrument according to manner in which it is made. यहाँ पे बिल्स ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिस नोट्स और चेक नहीं होगा। इंकोर्ट इंस्ट्रूमेंट, इनलैंड इंस्ट्रूमेंट, फॉरेन इंस्ट्रूमेंट, ये इसका आंसर होगा। तो क्वेश्चन में क्लासीफाई करना था डिफरेंट टाइप्स ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। दैट डजंट मीन बिल्स ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिस नोट्स एंड चेक, ना ना ना। मेजॉरिटी ने ये गलती करी, इस बच्चे ने भी गलती कर दी। प्रॉमिसरी नोट्स बता दिया, है ना, बिल्स ऑफ एक्सचेंज बता दिया, चेक बता दिया, और आखिर में क्या हुआ, 0/7। ये लर्निंग है आपके लिए कि क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है वो लिखना है। तुम पूछोगे जो, हम लिखेंगे वो, तब नंबर मिलेगा वो जो चाहते हो तुम। अदरवाइज तुम पूछो चाहे जो, हम लिखेंगे वो जो हमें आता है। अगर ये एटीट्यूड निभाया तो मार्क्स सामने है, समझ रहे हैं ना। ये बेसिक बात। डायरेक्ट क्वेश्चन 7 नंबर, बड़ी मोहब्बत के साथ नंबर मिलता। अब एक क्वेश्चन और आया डायरेक्ट नेचर का 6 नंबर में, डिफाइन लॉ, एक्सप्लेन वेरियस सोर्स ऑफ लॉ। बच्चे ने लॉ को डिफाइन करा, सोर्स ऑफ लॉ को भी बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पर आ रहा है, फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है टू बोथ गवर्नमेंट, यही बताया, सेंट्रल स्टेट एंड लिस्ट भी, ज्वाइंट लिस्ट भी बताया, पूरा एक्सप्लेन किया। इस बच्चे को 6 नंबर में 4 या 5 नंबर तो मिले ही होंगे, डंग आंसर लग रहा है, डेफिनेटली 4 नंबर मिले हैं। एग्जाम्पल लिखता तो ये मार्क्स और बेहतरीन हो जाते। तो जैसे मैंने आपको बोला, अब डायरेक्ट क्वेश्चन की नीड समझिए। लॉ लिखा है तो लॉ को बताया, सोर्स ऑफ लॉ बताया तो सोर्स ऑफ लॉ ही बताया। ये नहीं कि ओवर नॉलेज वहां पर शेयर करी जा रही है। जब आप ओवर नॉलेज शेयर करते हैं तो मार्क्स डेफिनेटली करते हैं। अब आप सारे बच्चों से मुझे जानना होगा डेफिनेटली चैट बॉक्स में, कौन कौन सी एरर आपने लोकेट करी एक टॉपर की कॉपी में भी कि भाई ये मिस्टेक हो सकती है, ये बच्चा 80 मार्क्स डिजर्व कर सकता था अगर थोड़ा कामनेस के साथ क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर ले जाता। समझ रहे हो ना, क्योंकि जब बच्चे ऐसे होते जिनके मार्क्स 320 प्लस जा रहे हैं, ऑलरेडी हैं, जा नहीं रहे हैं 320 प्लस, छोटी छोटी मिस्टेक की वजह से ये बच्चा 350 के करीब अपने आप को ले जा सकता था, आराम से ले आ सकता था। मैं आपसे बता रहा हूँ, आप अपनी एग्जामिनेशन कॉपी में जब प्रेजेंटेशन को फिट करने वाले हैं, जो बातें बताई हैं आप अपनी कॉपी में भी लिख लें और मुझे चैट बॉक्स में बता भी दें। बाकी 11 तारीख सुबह 11 बजे हम लोग कर रहे होंगे बहुत ही कमाल सा 50 मार्क्स का डेप्थ डिटेल रिवीजन।